हेलो एवरीवन, जुड़ चुके हैं आप अपने चैनल साइंस क्लासेस के साथ। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस, हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स की। आगे कंटिन्यू करते हैं उनको। SN1 SN2 और फिर उसके स्टेरियो केमिकल एस्पेक्ट्स हमने पढ़े थे। आज हम बात करेंगे कुछ और रिएक्शंस, कुछ नए तरीके, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? हिंदी भाषा में अगर बोलें तो इसको बोलते हैं विलोपन। विलोपन मतलब क्या होता है? जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, पहले ही क्या थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अगर हम बात करें, एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में कोई खिलाड़ी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करते हैं? उसको हटा के दूसरा उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट फील्डर या सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी खिला लेते हैं। लेकिन गली क्रिकेट में क्या होता है? अगर कोई एक खिलाड़ी नहीं आया तो क्या होता है? दूसरी टीम का भी एक खिलाड़ी कम करके दोनों को बराबर बराबर पार्ट में बांट के, भले ही वो 6-6 खिलाड़ी हों पर टीम में, पर 6-6 खिलाड़ियों का मैच हो जाता है। वही कंडीशन यहाँ पे होती है। एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होते हैं? एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। हटाने की वजह से अब एज्यूम करो क्या होगा? जैसे एक कार्बन है CH3 और CH3, इसके साथ अगर CH2 के साथ यहाँ पे Cl लगा है, तो यहाँ पे अगर हम क्या कराएंगे? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? गायब करना। हम एक पॉइंट को हटा के वहाँ से हटा देंगे। तो जैसे इधर से अगर Cl हटाएंगे तो इधर से हम क्या करते हैं? एक H हटा देते हैं। यहाँ से HCl बाहर चला जाता है और यहाँ पे जब एक H कम हुआ तो CH, और यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे CH2 ऑलरेडी था, और अब इनके बीच में बॉन्ड सेटिस्फैक्शन के लिए क्या लग जाता है? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड की जो स्ट्रक्चर हो गई, ये क्या हो गई? एल्कीन। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ज़्यादातर जो हैलो एल्कीन ग्रुप होंगे उनसे बनती है क्या? एल्कीन। ये रिएक्शन कॉमनली पैटर्न पे देखने को मिलती है। जैसे हम इसकी की ओपन स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन 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 और कार्बन के साथ यहाँ पे Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जब बात करें तो जो हाइड्रोजन हटेगा वो हाइड्रोजन कौन सा होगा? इस रिएक्शन का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एलिमिनेशन। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन किया जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है मन में कि व्हाट इज द बीटा हाइड्रोजन? तो यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं कि बीटा हाइड्रोजन होता क्या है एक्चुअल में। तो देखो जरा, एक तो होता है एलो एल्केन में फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन नंबर पे जुड़ा होता है, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अगला वाला कहलाता है बीटा कार्बन। याद रहेगा, जो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है उसका हाइड्रोजन नहीं जाएगा। जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन के बाद वाला कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। हमेशा एलिमिनेशन यहीं से होता है। अब होगा क्या कि जब हम एलिमिनेशन कराएंगे तो इसका Cl चला जाएगा और इसका बीटा हाइड्रोजन, ये कोई भी हटा सकते हैं। और जब दोनों एक इधर से हटा एक इधर से हटा तो यहाँ पे बॉन्ड बचा, तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ये हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन एज सच हो जाते हैं। तो ये बन जाता है आपके पास क्या? इथीन। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर ये तो 2 कार्बन थे, मतलब इधर क्लोरीन था फंक्शनल ग्रुप, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, तो यहां से बीटा एक ही था। लेकिन अगर यहां पे हम सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें और लॉन्ग कार्बन चेन की, तो अगर बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन एक से ज्यादा हों, जैसे यहां पे बात करें CH3 CH2 CH2 CH और इसके साथ लगा दिया गया Cl और इधर लगा दिया गया CH3, तो अब देखो जरा, यहां पे ये तो हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। ये वाला कार्बन भी क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। अब देखो, बीटा कार्बन जो है इसका भी हाइड्रोजन रिमूवल हो सकता है, इसका भी हाइड्रोजन रिमूवल हो सकता है। तो यहां पे आ गए केसेस।
यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, इसका भी और इसका भी। तो कंडीशंस में अगर हम बात करें रिएक्शंस में, तो दो कंडीशंस कंपाउंड बन सकते हैं इसकी हेल्प से। जब इसका हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, मतलब ये कंपाउंड हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH Cl के साथ डबल बॉन्ड। अब Cl तो हट चुका है, लेकिन डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन गया तो क्या हो जाएगा ये CH2। लेकिन अगर ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो क्या होगा CH3 CH2 किसका, इस तीसरे कार्बन का CH2 का, तो यहाँ पे क्या बचेगा CH और डबल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH3। तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब यहाँ पे जब नामकरण की बात करेंगे तो इधर 1 2 3 4 5 5 कार्बन पहले नंबर पे, तो क्या हो जाएगा पेंट 1 इन, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे है तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से प्रॉपरली या सबसे ज्यादा बनेगा कौन। मतलब अगर हमसे पूछा जाएगा कि हम बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन करा रहे हैं, लेकिन जो बीटा हाइड्रोजन हटा रहे हैं वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्या, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे सेटजेफ साहब ने एक रूल प्रोवाइड किया। सेटजेफ रूल के नाम से जाना जाता है इसको बोलते हैं हम सेटजेफ रूल। ये रूल क्या कहता है, इसके हिसाब से समझना कि डबल बॉन्ड यानी कि बीटा हाइड्रोजन उस कार्बन का निकाला जाता है जिसके पास कार्बन की चेन सबसे ज़्यादा लंबी हो। मतलब अब यहाँ पे देखो, इधर की तरफ से बीटा हाइड्रोजन है, इसके पास सिर्फ एक कार्बन की चेन है, लेकिन ये बीटा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 कार्बन की चेन है। तो अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल 3 कार्बन यानी कि इसका हाइड्रोजन जाएगा और इसका हाइड्रोजन जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी एज अ मेजर प्रोडक्ट, और ये लगभग बनती है 80% और ये 20%, जिसको हम बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। ये माइनर और ये मेजर। तो जब कभी पूछा जाएगा हमसे बनाने को तो हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है, माइनर के बारे में बात नहीं होती है, तो हम ये कंपाउंड यहाँ पे बना देंगे। अब बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। एलिमिनेशन दैट मीन्स द विलोपन रिएक्शन समझ में आई होगी। याद रखना सेटजेफ रूल ये कहता है कि जिस बीटा कार्बन के पास कार्बन की चेन लंबी होगी उसी के साथ विलोपन होगा, यानी कि हाइड्रोजन वहीं से निकलेगा, बीटा एलिमिनेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स की, जहां पे हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स में किसी भी मेटल्स की बात कर सकते हैं। अगर हमारे पास है हेलो एल्केन ग्रुप किसी मेटल ग्रुप के साथ जब कंबाइन करेगा तो हमेशा ये कंबाइंड हो जाता है मेटल के साथ, RMX ये बनता है। और ये चूंकि क्या है एल्किल ग्रुप, एल्किल ये है मेटेलिक ग्रुप, मेटेलिक, और ये है क्या हैलोजन, तो इसलिए इसको हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं क्या, ये कौन सा ग्रुप है ऑर्गेनिक, क्योंकि कार्बन सीरीज ज्यादातर ऑर्गेनिक का हिस्सा होती है हाइड्रोकार्बन्स, तो ये ऑर्गेनो मेटेलिक हैलाइड, इसको कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं क्या ऑर्गेनो मेटेलिक हैलाइड। अब यहाँ पे बात जब आती है तो ऑर्गेनो मेटेलिक जो हैलाइड है इससे रिलेटेड एक कॉमन साइंटिस्ट हुए ग्रिग्नार्ड साहब ने इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड बताया, और इन्होंने मेटल को बोला कि हम मेटल में कौन सा मेटल ले रहे हैं, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ RMgX, इसको इन्होंने बताया ये है ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। मेटल कौन सा, मैग्नीशियम हैलाइड, और कहा ये इसका नाम इन्हीं के नाम पे मेंशन किया गया, इसको लिखा गया ग्रिग्नार्ड। डी जो होता है ये साइलेंट देखने को मिलेगा आपको, ग्रिग्नार बोलते हैं इसको हिंदी में, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, आप ग्रिग्नार्ड डायरेक्टली बोल सकते हैं, रीएजेंट ये रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करता है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। अब यहाँ पे बात आती है जो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है कैसे रिएक्शन में जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। बाकी लार्ज स्केल में आपको अगले चैप्टर्स, जहाँ पे हेलो एल्केन के बाद वाला जो चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, वहाँ पे बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये इसका यूज किया जाएगा, मतलब हर जगह इसका यूज देखने को मिलेगा, पर सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले होता है इसका आपका एल्केन बनाने में यूज होता है। क्यों होता है, थोड़ा सा बात इसका जिक्र करते हैं। हम बात कर रहे हैं RMgX की। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड का होता है, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। कोवैलेंट मतलब सहसंयोजक बंध। लेकिन
मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव आयन होते हैं। अब पॉजिटिव आयन कोवैलेंसी की वजह से है, इसलिए स्लाइटली पॉजिटिव यानी कि डेल्टा पॉजिटिव के साथ हम मेंशन करेंगे। और हैलोजन आपको पता है क्या होते हैं, ये नेगेटिव। और ये भी क्या, उस केस में आपका जो ऑर्गेनिक ग्रुप होगा ये भी पोलराइजेशन फील करेगा यानी कि ध्रुवण, जिसकी वजह से इनके बॉन्ड्स में एक फोर्स जनरेट होगा। और जब फोर्स जनरेट होता है तो इनके बॉन्ड्स ब्रेक डाउन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब तैयार हो जाते हैं तो ये आसानी से टूट के एल्केन बना लेता है। वो चाहे हम किसी भी हल्के फुल्के एसिड के साथ रिएक्शन कराएं या पानी के साथ भी रिएक्शन कराएं, मतलब हम किसी भी हाइड्रोजनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे या फिर पानी के साथ, जैसे इसको अगर हम पानी में डिजॉल्व करें तो क्या बनता है यहाँ पे, R हमेशा क्या करेगा, H के साथ, H2O पता है आपको, H प्लस और OH माइनस में टूट सकता है। तो OH को क्या करेगा, ये कंपाइल बनाएगा और बनेगा आपके पास MgOH, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे और साथ में X। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। ये आपके पास बाहर निकल के चला जाएगा और आपका ये जो ग्रुप है एल्किल ग्रुप प्लस हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हम एल्केन। आपके पास एल्केन बनके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये जो एडिशन बना, इसकी जो केसेस होंगे, मतलब अगर हमें अलग अलग कार्बन के कंपाउंड्स बनाने होंगे, जैसे ये हमारे पास है CH3Mgx। अगर कहा गया कि हमें बनाना है, कि हम बनाना चाह रहे हैं 3 नंबर का कार्बन, प्रोपेन बनाना चाह रहे हैं, तो प्रोपेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका एक ग्रुप लेंगे, यानी कि जो भी एसिडिक ग्रुप यहाँ पे मेंशन करेंगे वो होगा 2 कार्बन का, लाइक C2H5OH। ये ग्रुप हम मेंशन कर सकते हैं। अब ये है क्या, आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके साथ जब दोनों कंबाइंड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले क्या, CH3Mg, और इधर की तरफ से Mg के साथ ये OH ग्रुप इधर चला जाएगा, CH3 के साथ आपका बढ़ेगा क्या, C2H5। अब ये क्या हो गया, प्रोपेन, और साथ में आपके निकल के चला जाएगा MgOH-X। तो ये तो आपका बाहर बाई प्रोडक्ट हो गया, इससे लेना देना नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या बना पा रहे हैं आसानी से, 3 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन, या हम जितने चाहें उतने नंबर कार्बन यहाँ पे हम वेरी कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम अलग अलग एल्केन बना सकते हैं। तो ये याद रखना, क्योंकि इसके बाद अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वुड्स रिएक्शन। वहाँ पे जब हम एल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो एल्किल हैलाइड का जस्ट डबल नंबर ऑफ एल्केन बना पाते हैं। एल्केन वहाँ पे भी बनता है क्योंकि सारा का सारा रिएक्शन विद मेटल का केस है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 1 नंबर से 2 नंबर का, 2 नंबर से 4 नंबर का, इस तरह का कंपाउंड बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किसी भी नंबर का एल्केन ग्रुप बना सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आती है, बहुत ही आसान होता है। इसकी प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस आपके हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब बताएंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट यहाँ पे मिलते रहेंगे। और जितना हो सकता है दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट लेते रहें। रिएक्शन विद मेटल्स में हम बात करते हैं दूसरे रिएक्शंस की, जिसको डायरेक्ट नेम रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। नेम रिएक्शन, अभी तक हम कई सारी नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ये उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट के साथ मल्टीपल नंबर्स में हम यहीं पे पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले नेम रिएक्शन की अगर बात करें तो ये पहले हम रिएक्शन विद मेटल्स की बात कर रहे हैं। मेटल्स में हम किसकी बात करेंगे, विद सोडियम। किसके साथ, सोडियम के साथ। सोडियम के साथ इन प्रेजेंस किसकी होगी, प्रेजेंस में हम रखेंगे ईथर को एज एन कैटालिस्ट। ये चीज याद रखना, सोडियम के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ईथर की प्रेजेंस होगी, और जब ईथर की प्रेजेंस होगी तो जैसे हमारे पास RX ग्रुप था, इसको जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन में कराएंगे और हमारे पास प्रेजेंट होगा ईथर, ईथर की प्रेजेंस में ये सोडियम X ग्रुप को क्या कर देगा, हटा देगा, और Na के साथ X निकल के चला जाएगा, और यहां पे जो ग्रुप बचेगा ये R और R। अब सोच रहे होगे ये R कौन सा होगा, यही R होगा, 2 नंबर्स में जाएगा। ये 2 मॉलिक्यूल्स इसके लेंगे कंपाउंड के, 2 कंपाउंड इसके, और फिर इसके दोनों एल्किल और एल्किल जब कंबाइंड करेंगे तो क्या बन जाएंगे, एल्केन।
जनरल टर्म्स में अगर बात करें तो जैसे हमारे पास क्या है CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम 2 सोडियम के मेटल के साथ और प्रेजेंस यही होगी ईथर की, तो CH3 प्लस में क्या बनेगा NaCl निकल जाएगा। तो साल्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे है, इससे जो ये बना, ये क्या बना, इथेन बना, इसको बोलेंगे हम एल्केन। ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है। अब देखो जरा, सीधे सीधे सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन कराई, इसको कराई थी वुर्ज साहब ने, वुर्ज WURTZ, वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं इसको। नेम रिएक्शन का सबसे बड़ा टॉपिक है वुर्ज रिएक्शन। अगर समझ में आ गई तो बहुत सारी रिएक्शंस फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। एल्केन अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम एल्केन आसानी से बना पाएंगे। कंडीशन है क्या होना चाहिए यहाँ पे, एल्किल हैलाइड Na के साथ। अब इतना समझ सकते हैं कि वुर्ज के साथ एक और रिएक्शन पढ़ते हैं फिटिग, और कंबाइंड फॉर्म में वुर्ज फिटिग रिएक्शन। इन 3 रिएक्शन में एक रिएक्शन हर साल बोर्ड में आती है जो 2 से 3 नंबर आपको देके जाती है। तो इस पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फोकस करिएगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे हमने मेंशन किया, एक कार्बन का क्लोरीन था, इससे 2 कार्बन की चेन बन गई। इसी तरह अगर 2 कार्बन लेंगे तो R का मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन और 2 कार्बन जुड़ेंगे तो क्या 4 कार्बन की बनेगी। तो 1 से 2 कार्बन की चेन, 2 से 4 की, 3 से 6 की, 4 से 8 कार्बन की चेन बन जाएगी। मतलब कभी अगर पूछा जाए, जैसे आपकी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है कि आप बना के दिखाइए इथाइल ब्रोमाइड से या इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 2 कार्बन की चेन यहाँ पे पुट करेंगे, सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और सीधे सीधे ब्यूटेन निकाल के प्रोडक्ट बना देंगे। इसी के कंपैरेटिवली फॉर्म में एक और रिएक्शन मेंशन की जाती है जिसको बोलते हैं हम फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन भी ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। हम यहां पे बात करने वाले हैं एरिल हैलाइड की, यानी कि ARX। AR मतलब क्या है, बेंजीन रिंग। चाहे ऐसे लिखें, चाहे हम ऐसे बेंजीन रिंग बना के फिर मेंशन करें X को, तो ये और ये दोनों का मतलब एक ही है। या इसको लिख सकते हैं C6H5 X के साथ अगर मेंशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ हैलोजेंस ले लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ भी ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। फ्लोरीन के साथ बहुत ही रेयर चांसेस होंगे क्योंकि ये बनता ही नहीं है, कंपाउंड ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी प्रेजेंस, 2Na के साथ, और ये सारे कंपाउंड्स कैसे होंगे, डबल, या ये लिया है तो ये भी डबल, इनमें से कोई भी एक लिखेंगे तो जब Na के साथ ये जाएगा प्रेजेंस वही होगी ईथर, तो ईथर के साथ क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजीन रिंग। एक बेंजीन के साथ दूसरी बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी। जैसे वहां पे R जुड़ रहा था, ऐसे ही यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी। यानी कि इसको अगर हम R के साथ लिखना चाहें तो AR, या फिर इसको हम लिखना चाहें तो C6H5। इसको बोलते हैं हम कॉमनली डाईफिनाइल, क्योंकि इस ग्रुप को हम फिनाइल ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये बन के तैयार हो गया क्या, डाईफिनाइल, यानी कि 2 बेंजीन आपस में जुड़ गई। तो जब बेंजीन बेंजीन जुड़ी तो इसका नाम फिटिग रिएक्शन है, और जब एल्किल एल्किल ग्रुप जुड़ा तो इसका नाम वुर्ज रिएक्शन है, और दोनों रिएक्शन सेम है। यहाँ पे माइनस में NaX निकल जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कभी कोई पूछता भी नहीं है। तो बाई प्रोडक्ट्स यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर सकते हैं, नॉट मैंडेटरी। रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है। तो अब बेंजीन तो सिंपली बन गई, अब इससे ज्यादा तो क्या मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो बेंजीन रिंग डबल हो जाएगी, डबल डाईफिनाइल, इसको बोलते हैं हम फिटिग रिएक्शन। अब दोनों रिएक्शन को आगे जो आने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर दिया। कहा यहाँ पे जो 2 ग्रुप ले रहे थे, इसकी बजाय अगर हम ले लें एक फिनाइल ग्रुप, इसके साथ Cl बेंजीन, यानी कि इसको बोलेंगे हम क्या, क्लोरोबेंजीन, और साथ में इन्होंने कहा हम CH3Cl ले लेते हैं। CH3Cl या CH3Br भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, दोनों Cl है तो Cl के साथ रहेगा, तो Na के साथ ज़्यादा आसानी से रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। तो देखो ये है CH3 यानी कि RX, और ये है ARX,
ये जब कंबाइन करेगा तो अब डबल नंबर नहीं लिखा हमने, Na के साथ सीधे सीधे निकल के गया NaCl 2 टाइम्स, क्योंकि इसको हम डबल मेंशन करेंगे क्योंकि इधर भी Cl निकलेगा और इधर भी Cl निकलेगा। लेकिन इसके साथ प्रेजेंस किसकी होगी? ईथर। ये मैंडेटरी रहेगा। अब जुड़ेगा क्या? बेंजीन के साथ आपका एल्केन ग्रुप यानी कि CH3, इसको बोलेंगे हम मिथाइल बेंजीन, या फिर इसका कॉमन नेम होता है टॉलुइन। टॉलुइन बन के तैयार हो गया। हुआ क्या? बेंजीन में जुड़ा एल्किल ग्रुप। अभी तक क्या हो रहा था? एल्किल एल्किल आपस में जुड़ रहे थे तो वुड्ज रिएक्शन थी। फिटिक रिएक्शन में बेंजीन बेंजीन जुड़ के डाइफिनाइल बना रहे थे, बेंजीन फिटिक रिएक्शन थी। लेकिन बेंजीन के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ना, इसको बोलते हैं कंबाइंड करके, इसी रिएक्शन में कोई नया नाम नहीं लाया गया, इसको कंबाइंड करके मेंशन किया गया वुड्ज फिटिक रिएक्शन। क्या नाम मेंशन कर दिया गया इसका? वुड्ज फिटिक रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को कंबाइंड करके एक नया नाम प्रोड्यूस किया गया। वुड्ज रिएक्शन एल्किल के लिए थी, फिटिक एरिल के लिए थी, और दोनों को कंबाइन कर दिया गया तो आपके पास वुड्ज फिटिक रिएक्शन हो जाती है। ये केमिकल रिएक्शन आपके दोनों फिटिक और वुड्ज फिटिक रिएक्शन ये एल्केन के बजाय एरिल के लिए हैं। एरिल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, आइए आगे पढ़ते हैं। हालांकि हैलो एरिन की कुछ रिएक्शंस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे फिटिक रिएक्शन और वुड्ज फिटिक रिएक्शन। लेकिन स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो जैसे हमने पढ़ा था हैलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जो नाभिक स्नेही जो पदार्थ हैं उनका क्या करना था, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन था। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो आपको बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलती हैं। इनके कुछ विशेष रीजन होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं किसकी? हैलो एरीन्स की। हैलो एरीन्स यानी कि इस तरह से आपके पास हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। इसके लिए कुछ स्पेशलिटीज होती हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो नाभिक स्नेही जो रिएक्शन थी, रासायनिक अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि विस्थापन, ये रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसके कुछ रीजन मेंशन किए गए हैं। इसका सबसे पहला जो मेन रीजन होता है ये होता है इसका रेजोनेंस। पहला रीजन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं अनुनाद। अनुनाद में होता क्या है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पाए जाएंगे? एक्स ग्रुप के पास, क्योंकि इसके पास बॉन्डिंग में जब जाएगा तो जैसे हमारे पास ये है स्ट्रक्चर, इसके पास क्या है? Cl एटम। अब इसके पास क्या नंबर्स प्रेजेंट हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके जो पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन पे क्या करते हैं? हमला करते हैं। दैट मीन्स द अटैक। अटैक करने की वजह से यहां पे एक रेजोनेंस की कंडीशन जनरेट हो जाती है। यहां पे सबसे पहले जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ प्रोसीड करेगा तो Cl पे इसके एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इधर की तरफ मूवमेंट शोन करते हैं, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड नेक्स्ट बॉन्ड की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो होता क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अब जब नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट हुआ है तो उसके साथ देखने को क्या मिलता है? यहां पे इसके साथ ये फेस जो होगा इस पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी क्या हैं? सफिशिएंट नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। और यहां पे जो एक बॉन्ड होगा ये शिफ्ट होके कहां पे चला जाएगा? क्लोरीन पे। तो ये क्या बन गई? इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। यहीं पे नहीं रुकता है, ये शिफ्ट होगा अगले, और इसका जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होके इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फिर से अब जितने पाई बॉन्ड्स होंगे ना, हर जगह ये जाके हमला करेगा, और यहां से शिफ्ट होके अब नेगेटिव आयन आ जाएगा यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगी और क्लोरीन पॉजिटिव के साथ यहाँ पे रह जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? इसका नेगेटिव इसकी तरफ भागेगा तो ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी हेल्प से बनेगा क्या? ये वापस से पहली स्ट्रक्चर में ना जा करके अब नेगेटिव आयन कहाँ आ जाएगा? इस पोजीशन पे। इसकी वजह से इस पे कोई बॉन्डिंग नहीं होगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये Cl ये पॉजिटिव के साथ।
ये जो स्ट्रक्चर बनती है ना, इसको बोलते हैं हम क्या, अनुनाद या रेजोनेंस। अब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, इसके जो न्यूक्लियोफाइल हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन धनी इनको बोलते हैं, क्योंकि नाभिक स्नेही होते हैं, ये न्यूक्लियस की तरफ अटैक होते हैं, अटैच करते हैं यानी कि भागने की, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित होते हैं। यहाँ पे जब बात करें तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, इसकी वजह से यहाँ पे जो आयंस आएंगे वो प्रॉपरली क्या हो जाएंगे, एक स्टेबलाइज्ड फेज में हो जाएंगे, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाता है। एक और दूसरा रीजन होता है, अब चूंकि रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस होने की वजह से क्या यहाँ पे कार्बोकैटायन जैसा यहाँ पे बनता था, कार्बन कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बनता था कार्बोकैटायन। जो SN1 रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था वहां पे इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बोकैटायन का बनता था, लेकिन ये बेंजीन में नहीं बन पाएगा। और बेंजीन में क्यों नहीं बन पाएगा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि जो पॉजिटिव आयन आया था ना क्लोरीन पे, वो किसके, रेजोनेंस की वजह से सारे पाई बॉन्ड से होता हुआ टहलता हुआ चला जाएगा, तो इसकी सेहत में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। SN1 और SN2 दोनों रिएक्शंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। SN1 तो मेनली नहीं हो पाएगी क्योंकि कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा। फिर अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब चूंकि ये खुद क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए थी, यानी कि इसके बॉन्ड से एक न्यूक्लियोफाइल, यानी कि आपकी बात करें तो नेगेटिव आयन, दैट मींस द Cl को रिमूव होना चाहिए था, लेकिन Cl क्या है, एक पॉजिटिव हो गया ना ऑलरेडी। तो जब अगला न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा तो दोनों की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षण, और रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो दूर भगा दिया जाएगा, तो रिएक्शन को वो जुड़ने नहीं देगा खुद से, तो रिएक्शन कहां से होगी। फिर एक और कंडीशन, तीसरी की बात, हम चौथे के नंबर्स की बात करें तो चार रीजन मेंशन कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोएरिन क्यों नहीं परफॉर्म करते हैं। तो पहला रेजोनेंस हो गया, दूसरा कार्बोकैटायन जो SN1 में बनता है यहाँ पे बनता नहीं है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, वही मेन रीजन हो जाता है। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा क्योंकि इसका रिपल्सिव होता है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी, यानी न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन शोन करेंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब अगला जो केस बनेगा आपका, यहाँ पे देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ये भी एक बड़ा रीजन देखने को मिलता है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है संकरीकरण, यानी कि संकरण बोलते हैं इसको। होता क्या है इसमें कि दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिट आपस में कंबाइन करते हैं, एक नया ऑर्बिट बनाते हैं जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो एल्केन ग्रुप होते हैं RX, यहाँ पे आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं। लेकिन बेंजीन रिंग में क्या होता है, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा होता है आपका क्लोरीन, तो ये क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि अब डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब जो बॉन्ड होगा कार्बन के और X के बीच में, इसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ पे कम होगी, और यहाँ पे कार्बन X के बीच में लेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे लगभग बात करते हैं तो 169 पिकोमीटर और यहाँ पे 177 पिकोमीटर लगभग में देखने को मिलती है। अब देखो जरा, इसकी लेंथ कम है, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसको तोड़ना आसान होगा ना, जिसकी दूरी, दो कंपाउंड के बीच की दूरी ज्यादा है, तो उनकी, जैसे दो लोगों की दोस्ती में ऑलरेडी दूरी है, अलग अलग स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं या अलग अलग शहर से हैं, तो उनकी दोस्ती आसानी से टूट सकती है। लेकिन जो बिल्कुल रोज ही मिल रहे हैं, लगातार साथ में संपर्क में बने हुए हैं, हर तरह से कांटेक्ट में रहते हैं, दूरी कम है तो उनकी दोस्ती तोड़ना मुश्किल हो जाता है। वही कंडीशन यहाँ पे है, जब डिस्टेंस कम तो बॉन्ड ब्रेकिंग मुश्किल हो जाती है, और बॉन्ड ब्रेकिंग मुश्किल हो जाती है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाती है, लैप्स कर जाती है। बात करते हैं थोड़ा सा एक्सेप्शन, जो आपके केमिस्ट्री में नॉर्मल बात है। जैसे अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हैलोएरिन्स परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हाइड्रोक्सिल, दैट मीन्स OH ग्रुप के द्वारा इनको हटाया जाता है और फिनॉल बनाया जाता है। लेकिन उसके लिए जो बेंजीन में Cl लगा होता है, इसकी रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्टी में कराई जाती है। किसकी, NaOH की प्रेजेंस होती है, 623 केल्विन टेम्परेचर और लगभग 300 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। आसानी से तो नहीं हो रहा था, लेकिन हमने जबरदस्ती की है कि नहीं, हमें चाहिए कि कैसे तुम नहीं होगे। जैसे एग्जाम में कम नंबर आते हैं आपके, आपको लगता है कि हम मेहनत नहीं कर पा रहे थे या सफल नहीं हो पा रहे हैं, बट आप सिलेबस में वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, कोर्स में आपके वही है,
कैसे नहीं होगा, कैसे जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं, बार-बार आप रिपीट कीजिए, उसी को प्रेशराइज़ कीजिए, उसी को अलग-अलग तरीके से पढ़ने की, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वो क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा और आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँगे। वही कंडीशन यहाँ पे की गई। हैलोएरिन हो नहीं रहा था रिएक्शन में, लेकिन कहा कि हम एक ज़बरदस्त प्रेशर लगाते हैं, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दिया। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम। 300 और टेम्परेचर लगभग 623 डिग्री केल्विन में मेंशन कर दिया गया और कहा अब हम रिएक्शन कराएंगे, बच के दिखाओ। तो यहाँ पे रिएक्शन इसकी और साथ में कौन? प्रोटॉन H+ एटम प्रेजेंट था। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराई गई तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? OH में। आसानी से इसको फिर हमने कन्वर्ट टेक कर लिया। लेकिन अब यहीं पे बात की गई कि इतनी मेहनत करने की बजाय थोड़ा सरल उपाय भी हो सकता था। जैसे हम अलग-अलग तरह से पढ़ने की बजाय हम टीचर से हेल्प ले सकते थे और पैटर्न समझ सकते थे कि कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। वही कंडीशन यहाँ पे की गई, अगर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया जाए, नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है? NO2। ये ग्रुप अगर जोड़ दिया जाए आर्थो पे और पैरा पोजीशन पे, आर्थो और पैरा, पता है ना आर्थो और पैरा क्या होती है? ये ऊपर वाले हाथ आर्थो, नीचे की पूंछ पैरा, ये टांगे मेटा पोजीशन, खोपड़ी भी पैरा पोजीशन बोली जाती है। तो नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस में ये रिएक्शन थोड़ा सा आसान हो जाती है। और जैसे नाइट्रो ग्रुप बढ़ जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एक आपके पास क्या है? क्लोरीन लगा हुआ है, इसके साथ हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया कहाँ पे? एक आर्थो पे, ये आर्थो नाइट्रो हो गया। फिर हमने क्या किया? एक बेंजीन रिंग ली और हमने कहा ठीक है ये तो हम जोड़ ही रहे हैं, साथ में नाइट्रो यहाँ पे जुड़ा था, एक और नाइट्रो हमने लगा दिया नीचे। फिर कहा ठीक है 2 रिएक्शन करा रहे हैं तो एक और बढ़ा लेते हैं नाइट्रो ग्रुप को। और एक पॉसिबल प्लेस है, यहाँ पे हम NO2 जोड़ ही रहे हैं, यहाँ पे NO2 जोड़ ही रहे हैं, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे भी NO2 जोड़ लेते हैं। अब क्या हो गया? आपके पास ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, मतलब एक नाइट्रो ग्रुप लगाया गया। और जब एक नाइट्रो ग्रुप लगाया गया तो हमने देखा यहाँ पे NaOH के साथ लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अब लेना देना नहीं रहा, नॉर्मल प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पर भी रिएक्शन करा सकते हैं। 450 केल्विन अप्रॉक्सीमेट हम यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे, 460 प्लस भी हो सकता है, आपकी बुक में मेंशन किया गया हो। अप्रॉक्स लगभग 450 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एल्कोहल में, बट नाइट्रो ग्रुप साथ में रहेगा। लेकिन जो रिएक्शन हमें करानी थी न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, वो आपका हट जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम इसकी रिएक्शंस की बात करें कि H+ ये सबके साथ रहेगा, H+ यहाँ पे भी प्रेजेंस होगा, H+ के साथ यहाँ पे भी NaOH, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा ये थोड़ा सा और घट जाएगा, लगभग 330 या 340 केल्विन के आसपास के टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कराई जाएगी और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होके बन जाएगा आपका क्या? OH, और यहाँ पे नाइट्रो एज सच ही रहेगा, नाइट्रो 2 थे तो डाई नाइट्रो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ट्राई नाइट्रो के केस में, तो ट्राई नाइट्रो के केस में आपको NaOH लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ पानी लेना है। मतलब अगर नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा हो गया तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप बढ़ रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी और बढ़ती जा रही है। हम यहाँ पे सीधे सीधे इनको गर्म करते हैं, किसके साथ? वाटर के साथ, पानी में डाल के गर्म कर देते हैं, मतलब उबाल देते हैं इसको। उबालने के बाद ये क्या करता है? क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देता है, यहाँ पे OH लग जाता है, लेकिन NO2 और NO2 मतलब ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलते हैं हम ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या हो जाएगा ये? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये क्या है? डाई नाइट्रोफिनॉल फिनॉल। अब यहाँ पे हम मेंशन करना चाहें तो मोनो नाइट्रोफिनॉल लिख सकते हैं या डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे डाई पे आर्थो एंड पैरा मेंशन कर सकते हैं, आर्थो कॉमा पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे आर्थो पैरा ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसके नाम मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कुछ कॉमन रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करा दी जाएगी।
अगर किसी तरह की कुछ समस्या इसमें आती है तो आप नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालाँकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम आपको एक वीडियो में अलग से सेपरेट फॉर्म में उपलब्ध करा देंगे। जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में मेनली क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको, या आपके जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। बट उससे पहले आप कोशिश कीजिएगा, अब क्योंकि केमिकल रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को हैं, तो आप एक्सरसाइज की क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।